बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन। पिछले लेक्चर के अंदर हमने एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को डिस्कस करना शुरू किया था, जिसमें हमने लीवर के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। लीवर के फंक्शन और उसका होम्योस्टेसिस में क्या रोल है, ये तमाम की तमाम चीज़ें हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन की तरफ जा रहे हैं। जब हम ह्यूमन के यूरिनरी सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो मेन रोल है वो किडनी प्ले कर रही है। तो हमारी बॉडी के अंदर ना 2 किडनी मौजूद हैं। पेयर ऑफ किडनीज प्रेजेंट इन आवर बॉडी विच कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ फंक्शनल यूनिट्स एंड दीज फंक्शनल यूनिट्स आर नॉन एज नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, 9th-10th के अंदर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि नेफ्रॉन जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी के, और बहुत सारी नेफ्रॉन्स मिलकर जो है वो किडनी बना रही होती हैं। नेफ्रॉन्स हैव एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई वाया रेनल आर्टरीज विच लीव्स ईच किडनी वाया रेनल वेन। तो हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड जा रहा है, इसी तरह से किडनी की तरफ भी ब्लड आ रहा है। हमें पता है कि जो ब्लड वेजल्स हैं जो खून को हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स तक लेके जा रही हैं वो आर्टरीज़ हैं, और जो खून को वापस दिल की तरफ लेकर जा रही हैं वो वेन्स हैं। तो जो वेज़ल खून को किडनी की तरफ लेकर आ रही है दैट इज़ रीनल आर्टरी, और वहाँ पर उसके अंदर से तमाम वेस्ट को निकाल लिया जाता है या जो भी चीज़ें हैं उनको फ़िल्टर कर लिया जाता है, और रीनल वेन के ज़रिए खून जो है वापस किडनी से बाहर निकल जाता है। द फंक्शन ऑफ किडनी एंड ब्लड इन क्लियरिंग वेस्ट इज़ वेरी एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट वेट ऑफ किडनी account for less than 1% of the total body weight while receive 20% of the blood supply with each cardiac beat। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यानी अगर हम अपनी किडनी देखें ना तो किडनी जो है बहुत छोटी है। मतलब अगर हम अपनी बॉडी के हिसाब से देखें ना तो बॉडी के वेट के हिसाब से किडनी का जो वेट है ना वो सिर्फ और सिर्फ 1% है, लेकिन किडनी जो है एक टाइम में एक हार्ट बीट के दौरान में 20% ब्लड रिसीव कर रही होती है। मतलब इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है क्लियरिंग के लिए। जब हम यूरिनरी सिस्टम के कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ से इस डायग्राम से आपके पास ये कंपोनेंट्स जो है वाजे हो सकते हैं। हमारी बॉडी में किडनी का एक पेयर मौजूद है, और हर पेयर के अंदर से एक यूरेटर निकल रहे हैं। दोनों के दोनों यूरेटर इसके अंदर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इकट्ठे हो रहे हैं। यूरिनरी ब्लैडर के पास यूरेटर ऑर्फिसेस हैं जो कि कंट्रोल कर रहे होते हैं यूरिनेशन को, और यूरिनरी ब्लैडर एक यूरिथ्रा में जो है वो ओपन हो रहा होता है। यूरिथ्रा जो है वो फिर बॉडी से बाहर यूरिन को ट्रांसफ़र करने में हेल्प आउट कर रही होती है। किडनी का ये वाला जो एरिया ना रेनल पेल्विस कहलाता है। ये वाला एरिया रेनल पेल्विस वो जगह है जहाँ से तमाम का तमाम ये पूरी की पूरी किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो गया, रीअब्जॉर्प्शन हो गया, सब कुछ हो गया। फिर ये रेनल पेल्विस के अंदर जो है यूरिन को भेज दिया जाता है। फिर उसके बाद यूरिन जो है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट से गुजरता हुआ या यूरिन सिस्टम के डिफरेंट पार्ट से गुजरता हुआ बॉडी से रिमूव हो जाता है। हम कह सकते हैं कि यूरिन फॉर्मेशन के अंदर जो बेसिक चीज़ है दैट इज़ किडनी। बाकी के जितने भी पार्ट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूरिन को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है, लाइक सबसे पहले पेल्विस फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड फर्दर प्रोसेस थ्रू ट्यूबुलर सिस्टम। यूरिन इज़ कलेक्टेड इन अ सेंट्रल कैविटी ऑफ द किडनी विच इज़ नॉन एज द पेल्विस। यानी ये जगह पेल्विस में यहाँ से सारे यूरिन फॉर्मेशन हो गई, पेल्विस के अंदर जो है वो यूरिन को इकट्ठा कर लिया जाता है। Then urine leaves the kidney through a duct ureter, and the ureters of both kidney drain into the urinary bladder through ureter orifices. Urine leave the body during the urination from the bladder through a tube called the urethra। ये तमाम चीज़ें अभी हम डिस्कस कर चुकी हैं। अब यूरिथ्रा जो है वो मेल के अंदर एक डिफरेंट पार्ट के अंदर ओपन हो रही है और फीमेल के अंदर डिफरेंट पार्ट के अंदर ओपन हो रही होती है। मेल के अंदर जो वो कहते हैं यूरिथ्रा एम्पटाइज नियर द वाजाइना इन द फीमेल्स एंड थ्रू द पेनिस इन द मेल्स। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, स्फिंक्टर मसल्स आर प्रेजेंट नियर द जंक्शन ऑफ द यूरिथ्रा एंड द ब्लैडर कंट्रोल द यूरिन इन द ब्लैडर। यहाँ पर जो है वो स्फिंक्टर मसल मौजूद हैं जो कि यूरिनेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। दीज स्फिंक्टर मसल्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ अडल्ट एंड दिस आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ चाइल्ड। छोटे बच्चे के कंट्रोल में ये नहीं होते। हम ये देखते हैं कि छोटे बच्चे जो है वो यूरिनेशन कर देते हैं, उनके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ये जो मसल्स हैं हमारे कंट्रोल में आना शुरू हो जाते हैं।
नाउ नेफ्रॉन्स, हमने कहा कि नेफ्रॉन्स जो हैं वो बेसिक फंक्शनल यूनिट है ह्यूमन किडनी का, विच आर अरेंज्ड अलॉन्ग द 2 डिस्टिंक्ट रीजन्स ऑफ किडनी। अब नेफ्रॉन्स जो है वो 2 जगहों पे मौजूद हैं, एक ये है हमारे पास विच इज़ नॉन एज द कॉर्टेक्स एंड द इनर रीजन इज़ नॉन एज द मेडुला। आप यहाँ से इस डायग्राम से इस चीज़ को समझ सकते हैं। आप इस डायग्राम को देखें, ये वाली जो रीजन है बाहर वाली, दिस इज़ नॉन एज कॉर्टेक्स एंड दिस रीजन इज़ नॉन एज मेडुला। Nephrons which are present in the cortex are known as cortical nephrons. The nephrons which are present in the medulla are known as the medullary nephrons. Some nephrons are present in such a way that some part is present in the cortex and some part is penetrate into the medulla, and these nephrons are known as juxtamedullary nephrons. Juxtamedullary nephrons. और juxtamedullary nephron के बारे में ये बात इम्पॉर्टेंट है कि दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन। ये कंसनट्रेटेड यूरिन जो है वो बनाने में हेल्प आउट कर रही होती है। तो ये तो हमारे पास हो गया ना किडनी के पार्ट। ये हमारे पास पेल्विस है जिसका जिक्र हमने पीछे भी किया। यहाँ से तमाम के तमाम से यूरिन फॉर्मेशन होती है और यहाँ पर पेल्विस में इकट्ठी हो जाती है और यूरेटर के ज़रिए फिर ये किडनी को लीव कर देती है। अब हम नेफ्रॉन के कुछ पार्ट्स की बात करेंगे कि हमने कहा कि नेफ्रॉन जो है बेसिक फंक्शनल यूनिट है। इसका मतलब है यूरिन फॉर्मेशन जो है वो नेफ्रॉन के अंदर हो रही होती है। हम देखते हैं नेफ्रॉन के कौन कौन से पार्ट्स हैं। यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज़ नॉन एज बोवमेन कैप्सूल, और इस बोवमेन कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस मौजूद होता है। ग्लोमेरुलस इज़ बेसिकली अ क्लस्टर ऑफ द ब्लड कैपिलरीज विच आर पोरस। फिर बोवमेन कैप्सूल से जो है वो इस तरह से कॉन्वोलेटेड पार्ट निकलता है ट्यूब्स का विच इज़ नॉन एज प्रॉक्सिमल टिब्यूल्स। प्रॉक्सिमल टिब्यूल्स फिर नीचे की तरफ आती हैं और एक लूप बनाती हैं विच इज़ नॉन एज लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले दोबारा से जो है कॉन्वोलेटेड टिब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है विच आर नॉन एज द डिस्टल टिब्यूल, एंड डिस्टल टिब्यूल्स आर ओपन इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। एक कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारी नेफ्रॉन्स ओपन हो रही है, जैसे ये इधर से ओपन हो रही है, ये जो पार्ट दिखाया है यहाँ पर भी कोई नेफ्रॉन ओपन एंटर हो रही है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो हम कह सकते हैं कलेक्टिंग टिब्यूल जो है वो बहुत सारी नेफ्रॉन्स को इकट्ठा कर रही होती है। अब हम इन पार्ट्स की डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखें बोवमेन कैप्सूल। In each nephron inner end form a cup shaped swelling which is known as the Bowman capsule. Cup shaped swelling यहाँ पर ये वाली, ये cup shaped swelling है। Then we have glomerulus. Bowman capsule is around a ball of capillaries called the glomerulus. Glomerulus circulate blood through capsule as it arrive through a efferent arterioles and leave the capsule by efferent arterioles. अभी मैंने आपको बताया कि glomerulus जो है वो blood capillaries का एक गुच्छा है जो एफरेंट आर्ट्रियोल्स के ज़रिए बोवमेन कैप्सूल में एंटर होता है और इफरेंट आर्ट्रियोल्स के ज़रिए बोवमेन कैप्सूल को लीव कर रहा होता है। यहाँ पे इन्होंने क्लियर तो नहीं दिखाया हुआ, ऐसी ना एफरेंट आर्ट्रियोल अंदर दाखिल हो रही है और इफरेंट आर्ट्रियोल इस तरह से करके बाहर निकल रही होती है, और बाकी फिर ये अंदर जाने के बाद मज़ीद कैपिलरीज़ में कन्वर्ट हो जाती है जो रीअब्जॉर्प्शन करवाने में भी हेल्प आउट कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं, द ब्लड वेजल सब डिवाइडेड अगेन इनटू द अनदर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, द पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज। पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज आर अराउंड द प्रॉक्सिमल टिब्यूल्स। Bowman capsule continue as extensively convoluted proximal tubule, loop of Henle, and the distal tubules which empathize into the collecting tubules. Collecting tubules open into the pelvis. फिर ये सारी collecting tubules इस pelvis में जो है वो open हो रही हैं. The filtrate from the glomerulus pass through these structures and is processed ultimately for the urine formation. यानी उसके बाद filtration तो हो गई ना इस जगह पर, क्योंकि ये porous है, प्रेशर के साथ एंटर होता है ब्लड, पोरस होने की वजह से फिल्ट्रेशन हो जाती है और तमाम की तमाम चीज़ें जो इधर दाखिल हो गई। बाकी जो ब्लड के पार्ट्स हैं लाइक रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स वगैरह ये वापस चले गए। यहाँ पर जो फ़िल्टर होता है उसमें वाटर भी है, वेस्ट प्रोडक्ट्स भी हैं, एसेंशियल सॉल्ट्स भी होते हैं। अब जो वाटर और एसेंशियल सॉल्ट्स हैं ना उनको दोबारा से रीअब्जॉर्ब किया जाता है इन कैपिलरीज़ के ज़रिए जो कि इस पूरे स्ट्रक्चर के अराउंड मौजूद है। The peritubular capillaries intermingled with proximal and distal tubes of nephron. यहाँ पर peritubular capillaries इस जगह पे मौजूद हैं। In juxtamedullary nephron, additional capillaries extend down to form a loop of vessel known as the vasa recta. क्योंकि इसने juxtamedullary nephron ने मज़ीद concentrated यूरिन बनाना होता है, मीन्स के juxtamedullary nephron के अंदर ना ज़्यादा reabsorption होती है, तो उसको जो है वो फैसिलिटेट करने के लिए vasa recta मौजूद है।
तो ये तो हो गया हमारे पास नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। अब नेफ्रॉन काम कैसे कर रहे हैं? नेफ्रॉन का जो बेसिक फंक्शन है उनमें फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन आ जाता है। जो यूरिन फॉर्मेशन के जो हैं वो आप कह सकते हैं स्टेप्स हैं। यानी क्वेश्चन पूछा जा सकता है राइट अ नोट ऑन द यूरिन फॉर्मेशन, तो यूरिन फॉर्मेशन में ये 3 स्टेप्स आ जाते हैं। फिल्ट्रेशन क्या है? ब्लड पासिंग थ्रू द ग्लोमेरुलस इज़ फिल्टर्ड इनटू द बुवमेन कैप्सूल। फिल्ट्रेशन यहाँ पर हो गई ड्यू टू द ग्लोमेरुलस। It is specifically filtered here, unlike at the other part of the vessel, because glomerulus walls are porous and the fraction of the blood pressure reaching here provide the filtration pressure. अभी मैंने आपको ये बात बताई, फिल्ट्रेशन इस जगह पर हो रही है। रीज़न इसकी क्या है? क्योंकि ग्लोमेरुलस जो है वो पोरस है। इसके अलावा एक और बात ये कि जो खून है वो बहुत प्रेशर के साथ इधर आ रहा होता है, तो प्रेशर जो है ना वो फिल्ट्रेशन को फैसिलिटेट कर रहा है। The filtrate appearing in glomerulus is called the glomerulus filtrate, which contain numerous useful substances such as glucose, amino acid salts, etc. in the aqueous solution. ये मैंने आपको पहले ही बताया कि जो फिल्ट्रेट आ रहा है इसमें सिर्फ वेस्ट नहीं है, इसमें वाटर भी है, एसेंशियल सॉल्ट्स भी हैं, लाइक इन्होंने जैसे हमें बता दिया ग्लूकोज वगैरह भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद क्या किया जाता है? इन एसेंशियल पार्ट्स की रीअब्जॉर्प्शन होती है, विच द स्टेप इज़ नॉन एज रीअब्जॉर्प्शन। ऑल द यूजफुल constituents of the glomerulus filtrate are reabsorbed, and when filtrate leave proximal tubule it mostly contain the nitrogenous waste। यानी यहाँ पर इस proximal tubule में मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है सॉल्ट्स की, ग्लूकोज की, अमाइनो एसिड्स की, यहाँ पर मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होती है। तो जब proximal tubule से चीज़ निकल रही है ना, फिल्ट्रेट आगे की तरफ आ रहा है आफ्टर द रीअब्जॉर्प्शन, उसमें मैक्सिमम नाइट्रोजनस वेस्ट है। लेकिन कुछ वाटर भी जो है वो ऐसा मौजूद है जिसकी रीअब्जॉर्प्शन की जा सकती है, लेकिन वाटर की जो रीअब्जॉर्प्शन है डिपेंड करती है आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के ऊपर। अगर हमारी बॉडी में पानी की कमी है तो यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन कर ली जाएगी, अगर पानी की कमी नहीं है तो फिर रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस भी नहीं किया जा रहा होता वाटर की। देन secretion. The tubular epithelium also secretes substances into the lumen. The secretion is very selective and is mainly hydrogen ion to balance pH value of the filtrate passing through the tubule. तो यहाँ से जो जा रहा है उसको उसकी pH को मेंटेन करने के लिए ये जो एपिथीलियम है इधर की वो हाइड्रोजन आयन को जो है वो सिक्रीट करती है। कंसनट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, अभी हमने बात की ना कि क्या चीज़ है जो कंट्रोल करेगी कि यूरिन जो है वो डाइल्यूट होना चाहिए या कंसनट्रेटेड होना चाहिए। डिपेंड करता है आपकी बॉडी में वाटर कितना है। तो अगर हमारी बॉडी में रिस्ट्रिक्टेड है वाटर या आपको पानी कम मिल रहा है बाहर से, then the conservation of water is principal function of the body. This is done by concentration of the filtrate by counter current and hormonal mechanism. तो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन की जाती है 2 प्रोसेसेस के ज़रिए, काउंटर करंट मल्टीप्लायर और हार्मोनल मैकेनिज़म। अगर सफिशिएंट है वाटर या एक्सेस सप्लाई ऑफ वाटर की, देन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द फिल्ट्रेज इज़ रिड्यूस्ड स्पेशली ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ रिलीज ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो अगर एक्सेस वाटर है तो यूरिन डाइल्यूट बनाया जाता है, यानी रीअब्जॉर्प्शन को कम कर दिया जाता है। कैसे कम किया जाता है? इनहिबिशन ऑफ रिलीज ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन। एंटी डायरेटिक हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। अगर हमारे पास एक्सेस वाटर है तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं करवानी, तो इस हार्मोन की सिक्रीशन को इनहिबिट कर दिया जाता है। द रिडक्शन इन रीअब्जॉर्प्शन कॉज लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन। मैमिलियन किडनी इंक्लूडिंग मैन इज़ अडाप्टेड टू कंजर्व वाटर बाय ओवर 99.5%। ये जो है ये सारा का सारा एरिया मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन करा रही है। हम 99.5% जो है रीअब्जॉर्प्शन या वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। ऊपर हमने जिक्र किया काउंटर करंट मैकेनिज़्म। तो क्या है काउंटर करंट मैकेनिज़्म? द इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ किडनी इज़ ग्रेजुअली कंसनट्रेटेड फ्रॉम कॉर्टेक्स टू मेडलरी पार्ट, यानी कि यहाँ से मूव करता 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 जब यहाँ तक पहुँच जाता है यूरिन तो मैक्सिमम जो है रीअब्जॉर्प्शन हो चुकी होती है, यानी यूरिन कंसनट्रेटेड हो चुका होता है। दस इनर मेडुला इज़ हाईली कंसनट्रेटेड with the presence of urea through a mechanism counter current multiplier. This mechanism causes gradual osmotic outflow of water from the filtrate back to kidney as it passes down the descending loop of Henle. तो इस जगह पर ये कि जब ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से फिल्ट्रेट गुजर रहा है तो यहाँ पर मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कर दी जाती है ड्यू टू द आउटफ्लो ऑफ वाटर, यानी पानी जो है यहाँ से ब्लड कैपिलरीज में एंटर होता रहता है, रीअब्जॉर्ब हो रहा होता है। दिस इज़ नॉन एज काउंटर करंट मल्टीप्लायर। Furthermore, ascending loop of Henle does not allow outflow of water from its filtrate, instead actively transports sodium into the kidney interstitium to sustain a high concentration. जब यहाँ पर पहुँचता है इस तरह से फिल्ट्रेट असेंडिंग लूप ऑफ Henle पहुँचता है तो यहाँ पर
आउटफ्लो तो नहीं होता वाटर का, लेकिन यहाँ पर सोडियम आयन को इधर एंटर कर दिया जाता है ल्यूमेन के अंदर, ताकि कंसंट्रेशन जो है वो हाई हो सके। अच्छा, इसके अलावा हमने कहा कुछ हार्मोन्स हैं जो कि इसको कंट्रोल कर रहे हैं यूरिन की कंसंट्रेशन को। द एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम इन द असेंडिंग लिम्ब ऑफ थिक लूप ऑफ फैली इज प्रोमोटेड बाय द एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन, द हार्मोन सिक्रेटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स। हमने कहा ना कि ये प्रोसेस हो रहा है, तो दैट प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय द एल्डोस्टेरोन, एंड एल्डोस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स कहाँ पर? किडनी के ऊपर जो है ग्लैंड मौजूद है, जिसको हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, जिसका जिक्र हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो एड्रिनल ग्लैंड का जो पार्ट है, आउटर पार्ट, दैट इज़ नॉन एज द एड्रिनल कॉर्टेक्स, तो वहाँ से ये हार्मोन सिक्रीट हो रहा है। द अदर साइड इन द नेफ्रॉन वेयर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस इज कलेक्टिंग टिब्यूल्स, ये वाली जगह भी, यहाँ पर भी जो है मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होती है, बाकी जो रीअब्जॉर्प्शन है। एंटीडायरेटिक हार्मोन रिलीजिंग फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक्ट टू एक्टिवली ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम फिल्ट्रेट टू किडनी इंटरस्टिशियम। तो एक और हार्मोन एंटीडायरेटिक हार्मोन जिसका जिक्र हमने पढ़ा, इट इज़ सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये भी हम अगले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है और उसके कितने पार्ट्स, उसमें कौन कौन से हार्मोन्स हैं। किडनी ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन के तौर पे भी काम करेगी। किडनी का काम सिर्फ एक्सक्रीशन के अंदर नहीं है। हमने पढ़ा अपने इसी टॉपिक के अंदर कि किडनी वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करा रही है, सॉल्ट्स की रीअब्जॉर्प्शन करा रही है अकॉर्डिंग टू द बॉडी रिक्वायरमेंट। तो हमने चैप्टर के स्टार्ट में ऑस्मोरेगुलेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, जिसमें हमने कहा था कि ऑस्मोरेगुलेशन इज़ द मेंटेनेंस ऑफ द वाटर एंड सॉल्ट। तो किडनी क्योंकि ये काम कर रही है, तो हम इसको एज अ ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन भी ले सकते हैं। The production of varied concentration of urine depending on the availability of water exhibit clearly that kidney function as an osmoregulatory organ along its excretory role of the nitrogenous waste। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम किडनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। जी, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।